हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आपने जो इम्पोर्टेंट सीरीज देख रहे हैं सिविल सेवा में 71 क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी मेंस, उसी में जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 69, 70, 71। 69 पहले डिस्कस करेंगे। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है करेंट अफेयर्स एंड आईआर सेक्शंस में। अभी आपने देखा होगा वेनेजुएला क्राइसिस को लेकर बहुत न्यूज में था, मॉन्ड्रे डॉक्ट्रिन को लेकर, और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे एक स्टेप लिया टू कंट्रोल या अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अपने हेजीमनी को कंट्रोल करने के लिए, डोमिनेंस बढ़ाने के लिए। जब हम इस कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो वेनेजुएला क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ साथ में इसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स पे, तो इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है इन द शॉर्ट। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा तो यूक्रेन और रसिया वार को लेकर पूछा गया था और 3 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी ये पूछा गया था सवाल। तो वेनेजुएला क्राइसिस तो रिसेंट है और ये जो कंटेम्प्रेरी में जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसको डील करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब पे भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है? एनालाइज द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ द वेनेजुएला क्राइसिस एंड डिस्कस इट्स implications for regional stability in लैटिन अमेरिका। ये सिचुएशन या ये जो क्राइसिस हुआ था इस पे सबसे ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका के वजूद पे सवाल उठने लगा, क्योंकि यूएसए वहां पे सबसे पावरफुल कंट्री है। जब वेनेजुएला जिसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल ऑयल का रिजर्व है या आप कह सकते हो उसके पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो दुनिया में किसी देश के साथ क्या हो सकता है? वेनेजुएला के साथ हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीनलैंड के साथ हुआ, फिर उसके बाद ईरान के साथ आपने देख ही रहे क्या चल रहा है। तो ये जो डोमिनेंस है यूएसए का और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ओवर द जियोपॉलिटिक्स, ये सब सवाल जरूर बन सकता है। अब इसके पीछे क्या कारण था? सिर्फ यूएसए तो ही नहीं कारण था, कुछ उनके इंटरनल मैटर्स जो सिचुएशन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। उसमें जो सबसे पहला है पॉलिटिकल डायमेंशन। हम जब पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात करते हैं तो वहां की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी या जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी, उन दोनों में एक तरीके से क्लैश चल रहा था। अब एक जो लिबरल डेमोक्रेसी या जिसको डेमोक्रेसी को लेकर या जो एक तरीके से मॉडरो हुए, उनका अलग सोच था, वो अलग तरीके से गवर्नमेंट देश को चलाना चाहते थे। तो पॉलिटिकल डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बना था और जो अपोजिशन पार्टी थी उसको सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये सबसे बड़ा कारण बना पॉलिटिकल डायमेंशन, एक फैक्टर तो ये बना। दूसरा क्या? इकोनॉमिक, हाइपर इन्फ्लेशन, क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स थे वेनेजुएला क्राइसिस में बनने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर था, अदर फैक्टर्स में आप कह सकते हैं बाहरी कंट्री का, जो रसिया हो, चाइना हो, यूएसए का, उनके इंटरनल मैटर, उनके पॉलिटिक्स पे असर करना। यूएसए अपना वहां पे बैकिंग कर रही थी, चाइना और रसिया अपने वहां ग्रुपिंग्स बना रहे थे, और ये सबसे बड़ा चिंता बन रहा था। यूएसए कभी भी नहीं चाहेगी कि रसिया हो या चाइना हो उनके बैकयार्ड में आकर बैठे, जैसे रसिया कभी नहीं चाहेगी कि नाटो विल कम एंड सिट ऑन देयर बैकयार्ड। इसलिए यूक्रेन के साथ ये क्राइसिस आपने देखा होगा। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर बना। अदर्स फैक्टर्स में रसिया का वहां पे एंट्री करना और चाइना का एंट्री करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बना। चौथा में आप ये सकते हैं इसके पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है, रिजर्व है इसके पास, वेनेजुएला के पास। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि भविष्य में ये वेनेजुएला वांट टू ज्वाइन ब्रिक्स प्लस। अगर ये ब्रिक्स प्लस ज्वाइन कर लेती तो आने वाले जो वेस्ट पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल हो रहा था। तो यूएसए का आगे आना, उसके ऊपर ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स को लेकर हो सवाल उठाना, और उनकी चुनी हुई सरकार हो या जो गवर्नमेंट हो उसको वहां से उठाकर अपने यहाँ पे कैद कर लेना, ये पूरे जियो पॉलिटिक्स में एक सवाल उठाया जा रहा था कि कहाँ गई जो यूएनए जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो ये कदम उठाया जा रहा है, डोमिनेंस ऑफ यूएसए, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो ये सब फैक्टर्स है, आपको वेनेजुएला क्राइसिस में ध्यान रखना है क्या क्या फैक्टर्स है, इसके ऊपर हमें सवाल बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइसिस है जिसको लेकर एक हमेशा आप मॉन्ड्रे डॉक्ट्रिन को लेकर चर्चा सुनते हैं। मॉन्ड्रे डॉक्ट्रिन कौन थे, इसके ऊपर एक सवाल उठता है कि एक तरीके से ये डॉक्ट्रिन है जैसे हम इंडिया के डॉक्ट्रिन में गुजराल डॉक्ट्रिन की बात करते हैं।
तो गुजरात डॉक्ट्रिन में नेबरहुड के डेवलपमेंट पे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे बात करती है, और ये डोमिनेंस ऑफ यूएसए ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके डोमिनेंस की बात करती है। दोनों में अंतर है, पर ये दोनों डॉक्ट्रिन बहुत चर्चा में था। गुजरात डॉक्ट्रिन कैसे डिफरेंट है मॉनरो डॉक्ट्रिन को लेकर। तो वेनेजुएला क्राइसिस अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर पूरे जियोपॉलिटिक्स को चेंज करने में, यहां से एक सवाल बीपीएससी जरूर पूछ सकती है आने वाले एग्जामिनेशन में। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। दूसरा सवाल यहां पे और बनेगा, ग्रीनलैंड। देखिए, पहले मैंने कहा था डिस्कशन में कि वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईरान तो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। अब ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? एक हमेशा जियोपॉलिटिक्स में हो या इंटरनेशनल रिलेशन पे कहा जाता है कि जो ज्योग्राफी को कंट्रोल करेगा वो पूरे दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा। और ग्रीनलैंड अभी के दौर का सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट बना हुआ है। जब हम 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं या 21st सेंचुरी की बात करते हैं बहुत क्लोज वन में, तो इंडो पैसिफिक एक नया जियोपॉलिटिकल थिएटर था। लेकिन अब ये ग्रीनलैंड क्यों बन चुका है? क्योंकि आने वाले समय पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण और एक ब्रिज, कुछ कंटिनेंट के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, और यहाँ पे ग्रीनलैंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एज ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ ये ही नहीं होता कि एक लोकेशन है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स भी है जो पूरे ग्रीनलैंड को जो कंट्रोल करेगा उस क्रिटिकल मिनरल्स को भी कंट्रोल करेगा। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट बना हुआ है। एंड एक कह सकते हैं 3 कंट्रीज के बीच में एक आपको वो चल रहा है, यूएसए, रसिया और चाइना, कि कौन ग्रीनलैंड को किस हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बाकी जो कंट्रीज है वो चाहती कि एक ओपन एरिया हो जहां पे रिसर्च हो सके, जहां पे एक एक्सेस सबको मिल सके, क्योंकि आर्टिक को लेकर या क्लाइमेट को लेकर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुछ क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट आ सकते हैं ग्रीनलैंड क्राइसिस को लेकर। क्वेश्चन क्या हो सकता है? डिस्कस द स्ट्रेटेजिक significance of Greenland in contemporary global politics and the challenges it faces regarding sovereignty and climate change। आपको पता है ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। जो लोकेशन अगर हम बात करें तो कनेक्टिंग और ब्रिज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और यूएसए का सबसे बड़ा जो बेस है, जो आप नेवी या जो आप बोल सकते हैं डिफेंस बेसिस है, वो ग्रीनलैंड में ही बनाया उन्होंने। लोकेशन वाइज देखिएगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन से तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू काउंटर रसिया। अगर हम आफ्टर द ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारे जो आइस पिघलने के बाद ये एक ऐसा एक्सेस हो चुका है कि यहाँ पे आप चाहे तो एक अच्छा सा पोर्ट करके आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं पूरे दुनिया को। तो स्ट्रेटेजिकली सिर्फ रिसोर्सेस को लेकर, लोकेशन को लेकर नहीं है, साथ साथ में कुछ ऐसे रिसोर्सेस है जैसे यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स, नेचुरल गैस, ये सब का एबंडेंट रिजर्व्स हैं जो आने वाले समय में चेंज द डायनेमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड। तो इसलिए कहा गया था ग्रीनलैंड को लेकर, हु कंट्रोल्स द ज्योग्राफी दैट विल कंट्रोल द जियोपॉलिटिक्स। इसलिए आफ्टर द वेनेजुएला क्राइसिस जो यूएसए का जो सेकेंड फेज में शुरू हो रहा था कि जिसको कंट्रोल किया जाए, वो कौन सा देश हो, या आइलैंड हो या ये ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड डेनमार्क आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, उसके अधीन आता है। लेकिन यहाँ पे सारा जो मिलिट्री एयर बेसेस है वो कंट्रोल कौन देखता है? यूएसए। तो सिर्फ चाइना और रसिया को काउंटर करने के लिए और पूरे दुनिया में अपने हेजीमनी को बनाने के लिए यूएसए अगेन वांट टू फोकस ग्रीनलैंड आइलैंड, और साथ साथ में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, उसको काउंटर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहा था। तो फॉर दैट रीजन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आईआर प्लस आप क्लाइमेट से जोड़कर देख सकते हैं, और न्यू स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो
इस तरीके से आपको 2-3 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि यहां से सवाल आएगा। अब हम 71 क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव में हैं और आखिरी क्वेश्चन में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है जहां हम एससीओ की बात करते हैं। एससीओ क्यों हम डिस्कस करेंगे? अगेन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने चर्चा किया, क्योंकि जब हम एससीओ की बात करते हैं उससे पहले हमने ब्रिक्स को चर्चा किया, क्वाड को लेकर चर्चा किया, वेस्ट एशिया के I2U2 को, आईमेक को लेकर चर्चा किया। एससीओ क्यों इतना न्यूज में था? जब 2025 में यहाँ पे सबमिट हुआ तो एक नया गठबंधन, एक नया अलाइनमेंट देखने को मिला भारत और चाइना के बीच में। क्यों? क्योंकि पूरा ग्लोबल में एक तरीके से रसिया एंड चाइना वर्सेस वेस्ट। अब भारत यहाँ पे क्या करेगी? भारत यहाँ पे नया विश्व बंधु की तरह काम करना चाह रही थी कि वी आर द फ्रेंड्स ऑफ ऑल एंड एनिमी ऑफ नन। हमें अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको पूरा करना था। फॉर दैट रीजन इस एससीओ समिट में जो 2025 में हुआ, उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के जो हेड ऑफ द स्टेट है उनके बीच में एक नया अलाइनमेंट देखने को मिला, और उस अलाइनमेंट को एक नाम दिया गया एलिफेंट ड्रैगन डू इट। ये एक फ्रेज यूज किया गया था इन द एससीओ समिट, जो एक स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। भारत ने कहा कि ठीक है, हमारे बीच में बहुत सारे टकराव हैं, बहुत सारे डाइवर्जेंस है, हम उसमें काम करेंगे जहां पे हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट कर सकते हैं। और उसको लेकर आईआर में एक नया कंसेप्ट दिया गया जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये स्ट्रेटेजिक कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या था? भारत चाइना ने कहा कि ठीक है, हमारे बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, हम उसको एक कंपार्टमेंट पे रखते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं, डाइवर्जेंस है, हम उसको एक एक कंपार्टमेंट पे रखते हैं। जहां हमारे बीच में अलाइनमेंट हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है, हम उस पर काम करते हैं, जैसे ट्रेड। अगेन चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, और चाइना को लिए भारत अगर देखे तो चाइना के लिए सबसे बड़ा प्लेयर है। तो भारत ने और चाइना ने कहा ठीक है, हम इस पे काम करते हैं। इसलिए आपने देखा आफ्टर द गलवान वैली, मानसरोवर यात्रा के लिए जो पैसेज होता है, जो पास होता है, चाइना ने उसे ओपन किया। फिर हाई कमांडोज जो थे या हाई कमांड पे जो बैठते हैं आर्मीज पर्सनल, वो बात करना शुरू कर दिया। तो ये सब दिखाता है नया एलिफेंट, और इसी फ्रेज को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब एससीओ क्यों बना, ये आपने भी इतिहास में पढ़ा ही होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उन्हें भी लगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, जो सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज बने या वहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज बने, तो वहाँ पे हो सकता था बहुत सारे इश्यूज थे, और धीरे धीरे उनके जो भी फॉर्मेशन हो या कह सकते हैं कि उनके जो रीजनल इश्यूज हो, वो पूरे सेंट्रल एशिया में फैल सकता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण बना एससीओ बनाने में, जिसमें आपने देखा होगा सेंट्रल एशिया में जो 5 कंट्री है, एक कंट्री को छोड़कर धीरे धीरे संघाई 5 से कैसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। और इसका जो सबसे बड़ा इशू था 3 एविल्स, ये पूरे सेंट्रल एशिया और एससीओ में सबसे कॉमन दिक्कत है। भारत भी इसका और मेंबर है, नॉट फाउंडिंग मेंबर, लेकिन बाद में जाके भारत भी मेंबर बना, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, और रिसेंट में ईरान है, बेलारूस है। लेकिन 3 एविल्स में हम क्या बात करते हैं? टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, सेपरेटिज्म। ये 3 एविल्स अगर आप देखिएगा, ये पूरे एससीओ के जितने कंट्रीज हैं सब पे कॉमन है। रसिया में भी देखिएगा टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, चेचेनिया इशू आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में भी दिक्कत है, ये वहां पे भी सेपरेटिज्म है। भारत में टेररिज्म सेपरेटिज्म तो है, पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान उनके हिसाब से। अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो वहां पे भी सेपरेटिज्म है। तो ये 3 एविल्स को काउंटर करने के लिए एससीओ के जितने देश है साथ में काम करते हैं, और जिसका प्राइम फोकस है टू काउंटर टेररिज्म। और इसमें देखा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत स्ट्रांगली काम करता है, जहां पे एक अलग तरीके का जियोपॉलिटिक्स होता है। क्योंकि पूरा दुनिया एक तरफ, जैसे वेस्ट एशिया एक तरफ, और एक तरफ कौन हो गया? रसिया, चाइना एंड इंडिया। लेकिन भारत यहां पे अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करते हुए एक साथ यूएसए के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशंस निभाती है, और
रसिया और चाइना के साथ तो निभाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एससीओ, जो 2025 के सिग्निफिकेंस पे मैंने आपको एक पॉइंट समझाया, और क्वेश्चन उसी पे आ सकता है कि 2025 में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुआ और एससीओ भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या था उसको बस देख लेते हैं, फिर उसको लेकर हमने सारा डिस्कस कर लिया। तो अगेन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज 71 क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी मेंस। Evaluate the evolving role of the Shanghai Cooperation Organization in the Eurasian security architecture and discuss the specific challenges India faces within this grouping। तो हमने चैलेंजेस को लेकर बात किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 एविल्स है। भारत के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता था, तो भारत के लिए है कि चाइना के साथ कैसे बैलेंसिंग एक्ट फॉलो करें, तो भारत के लिए ये है। वहीं पे पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ कैसे करके गठबंधन बनाए और कैसे काम कर सके। और पैरेलली भारत यूएसए को भी नहीं खोना चाहता, तो उसके साथ भी पैरेलल एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर आगे बढ़े, उसके लिए भारत ने क्वाड रखा है। तो भारत के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस है, बट अगेन एससीओ प्ले क्रिटिकल रोल रिगार्डिंग द रीजनल आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पे 3 एविल्स है, उस पे काम करना। तो अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां आ सकते हैं, जिसमें हमने 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, वेनेजुएला क्राइसिस, ग्रीनलैंड एंड द लास्ट वन इज द एससीओ। आई होप आपको इस सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप देखिएगा जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको इसी 71 क्वेश्चन में से क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट होते हुए दिखेंगे, नहीं तो इसी के बाउंड्रीज में और इसी के इर्द गिर्द में सारे सवाल घूमते दिखेंगे। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। मुझे पूरा उम्मीद है सिविल सेवा मार्गदर्शन के टीम से कि आपको बहुत अच्छे मेंस लिखेंगे, और जल्द हम आपसे मिलेंगे आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, जब हमारा सिविल सेवा का शुरू होगा उसमें। थैंक यू, टेक केयर।